हाँ, इसलिए 25 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? 2024 से? हाँ, 2011 से। 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और जब संविधान लागू हुआ तो हमारे यहाँ जो वयस्क लोग थे, यानी जो लोग 21 साल पूरा कर चुके थे, सबको सार्वभौमिक रूप से मताधिकार का अधिकार दे दिया गया, जो भी 21 साल के ऊपर थे। बाद में इसी में संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी हमारे यहां सार्वभौमिक मताधिकार अब इस समय 18 वर्ष है। हमारे यहां सभी को 26 जनवरी 1950 को जो भी लोग 21 साल पूरा कर चुके थे उस समय, सबको वोट देने का अधिकार दे दिया गया, मत देने का अधिकार दे दिया गया। समझिए बात। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, विश्व में पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार किस देश ने दिया? विश्व में पहला देश था न्यूजीलैंड। याद रखना, महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। चलो लिखो, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त 324 के अंतर्गत ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक काम करेगा। छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक काम करेगा। छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्य करेगा। याद रखिएगा, जो पहले पूरा हो जाए। समझ गए? लेकिन निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए एक कमेटी बनती है। निर्वाचन आयुक्त की चयन के लिए एक कमेटी बनती है, नहीं सबके लिए है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए एक कमेटी बनती है, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल होके बहुमत के द्वारा, बैठक में शामिल होके बहुमत के द्वारा उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करेंगे। समझिए बात। जैसे पहले, अब इसी पर आपत्ति लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इसमें गृह मंत्री बुला लेते हैं अमित शाह को, मोदी रहते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। ये लोग दो सेलेक्ट कर लेते, आज ही पेपर पढ़िएगा,
अभी मुख्य सूचना आयुक्त के लिए कल बैठक हुई थी चयन के लिए। अब उसमें मोदी थे, एलओपी में ये थे, एक केंद्रीय मंत्री होता है, तो दो लोग तो मंत्री जो रहेगा मोदी एक पक्ष लेगा, राहुल गांधी को थोड़ लेगा। तो बीच में क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया गया था। मुख्य निर्वाचन जो भारत का सीजीआई होता था उसको भी शामिल किया जाता था। सीजीआई को अभी अमेंडमेंट करके 2024 में हटा दिया गया। अब इसमें 3 लोग शामिल होंगे चयन में। एक होंगे प्रधानमंत्री रहेंगे, एक एलओपी रहेगा लोकसभा में विपक्ष का नेता, और एक केंद्रीय मंत्री होगा। तो भाई बहुमत बनाने के लिए समझौता करना पड़ता, और कोई बाहरी नहीं होगा। अब जिसको उपयुक्त व्यक्ति को चयन कर लेंगे उसी को राष्ट्रपति शपथ दिला देगा। हाँ, तो उससे होता था एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग चुना जाता था। अब क्या है, सरकार पास बहुमत है। अभी कल ही अगर आज पेपर पढ़िएगा कि कल मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक हुई थी, जिसमें मोदी थे, राहुल गांधी थे और गृह मंत्री साथ थे। बहुमत के आधार चुनना था। कल उन्होंने जो है एलओपी ने जो है राहुल गांधी ने नोट लगाया कि मैं जिसको असहमत दिया उसी को इन लोगों ने चुन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इसमें सीजीआई को भी शामिल किया जाए। कुछ समय तक सीजीआई शामिल किया गया, लेकिन कम से कम 5 लोग चाहिए भाई। ये 2 लोग जिसको चाह लेंगे वो तो बनना उसको है। दिक्कतें हैं उनमें। विपक्ष का नेता लोकसभा बुलाने कोई मतलब नहीं है, सहमति दे या ना सही कोई फर्क नहीं है। हाँ, सिर्फ यस और नो करना आपको जाके, तो ये मामला है। जैसे नाम आता पैनल में, जैसे जो निर्वाचन आयोग बनना चाहते हैं अच्छे अच्छे लोगों का नाम लिया जाता। क्या आप निर्वाचन आयोग बनना चाहते हैं? मान ले बैठी थी, इसमें से 5 लोगों ने भर दिया। 5 लोगों के नाम पर चर्चा होगी, उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। ज्यादातर ये प्रशासनिक अधिकारी ही बनाए जाते हैं, तो इस पर चर्चा होती है कि ये इनको बनाया जाए, कि इनको बनाया जाए, इनको बनाया जाए, किसका रिकॉर्ड अच्छा हो आईएएस में, उन्हीं लोगों को बना दिया जाता है। तो होता क्या है, सरकार जिसके फेवर में रहती है, मान लो कभी कभी अधिकारी क्या है, जो भी इसमें ज्ञानेश कुमार हैं, ज्ञानेश कुमार जब एक गृह मंत्री थे पहले, तो ज्ञानेश कुमार इनके सचिव थे, अमित शाह के सचिव थे। अभी अमित शाह ने पिछले पैनल में ज्ञानेश कुमार को बना लिया। इसमें आईएएस लोग ही जाते हैं। हाँ लिखिएगा, देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और अन्य निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और वे राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। मान आप कोई निर्वाचन आयोग त्यागपत्र दे रहा है, बहुत फास्ट लिख लो, अपना त्यागपत्र वे राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक, और धीमे बोले, लिखो मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रति माह 2.5 लाख, निर्वाचन आयोग को प्रति माह 2.5 लाख, 2,50,000 अन्य निर्वाचन आयोग को 2,25,000 वेतन दिया जाता है। उन्हीं को बनाया ही जाता है। नहीं, इनकी बेस सैलरी जानते हो, जो मुख्य जो
आपका सबसे बड़ा आईएएस संवर्ग का अधिकारी है, कौन होता है? कैबिनेट सचिव। उसका वेतन 2,80,000 रुपए। नहीं रहती वेतन, लेकिन अब भाई ये पावरफुल पद है, इसलिए बनाया जाता है। भाई पावर होता है। तमाम ऐसे लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में जो 5 लाख का उनका वेतन 1 करोड़ है, लेकिन अभी राष्ट्रपति बनाने की बात आए तो छोड़ दें 1 करोड़ वाला पद है। वेतन थोड़ा होता है, कभी कभी पद महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखना। बहुत लोग हैं 5 लाख ज्यादा वकील लोग कमा रहे हैं, प्रतिदिन उनकी कमाई 1 लाख है, अभी राष्ट्रपति बनना हो तुरंत छोड़ देंगे। हाँ बेटा, पद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कितना वेतन पाते हैं? नहीं बनते, इसलिए उनको आगे प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता। अगर प्रैक्टिस मौका मिले वो भी सीजीआई बन जाए। अभी उन्हें कह दिया जाए कि भैया तुम रिटायरमेंट होने के बाद वकालत कर सकते हो, अभी देखिए तमाम सीजीआई बन जाए। अब 65 साल के बाद रिटायर हो गए, मक्खी मारेंगे, क्या करेंगे? हाँ, अब उनका, लेकिन सीजीआई एक बड़ा पद है भाई, कितना भी बड़ा लायर हो, सीजीआई जब चैम्बर में घुसता सब खड़े हो जाते उनके सामने, कितना भी लायर हो। आप क्या, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, अभी डीएम से मिलने जाएगा, जी सर ऐसे लगाए रहेगा, क्या इतना बड़ा पैसे वाला आदमी। हाँ, उससे मतलब नहीं, वेतन से मतलब नहीं है, उस पद की अहमियत है। अभी ये चौराहे गुजरेगा ना, पुलिस वाले एकदम खड़े हो जाएंगे, कितना बड़ा पैसे वाला हो सकता, पुलिस वाला डंडा रख खड़े हो, गाड़ी खड़ा करो। तो ये पावर होता है बेटा, और पद का ही महत्ता है, व्यक्ति का नहीं। अभी तुम्हें बैठा दे राष्ट्रपति पद पर, देखो तुम ही पावरफुल हो जाओगे। हाँ नहीं, अभी 35 साल नहीं हुए, मान ले 35 साल हो जाओ, तो उस पद पर कोई बैठेगा वो पावरफुल होगा, ध्यान रखना। भाई उसी पद पर मायावती जी थी चीफ मिनिस्टर, नाम सुन के पुलिस वाले हड़क जाते थे। उसी पर योगी जी हैं, अभी हट जाएंगे योगी जी, मान ले पद से हट जाए, देखिए सामान्य नागरिक हो जाएंगे, बस वह प्रोटोकॉल भूतपूर्व मुख्यमंत्री ग्रुप में मिलेगा। भैया यही अखिलेश यादव थे, मुख्यमंत्री थे, प्रतापगढ़ आना होता था, 1 हफ्ते पहले तैयारी होती थी। आज अखिलेश यादव आवे, हाँ झाड़ पोछ जहां माले कार्यक्रम हो रहा वहीं होगा। तो उस पद की महत्ता है, व्यक्ति की नहीं, ध्यान रखना। जो व्यक्ति उस पद पर बैठेगा वो ही पावरफुल हो जाए, चाहे किसी को बना दिया जाए। अगला लिखो, निर्वाचन आयोग का कार्य। क्या काम करेगा? 324 में ही है बेटा, लिखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव की तिथियों का निर्धारण करना, मतदाता सूची का निर्माण करना, इसमें देखो एसआईआर तो उसी के नेतृत्व में हो रहा है। हाँ, सूची का निर्माण करना, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करना, आदर्श आचार संहिता को लागू करना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा देना, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा देना,
जैसे पूछे कभी कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का दर्जा कौन देता है, भारत निर्वाचन आयोग याद रखेगा। चुनाव, राष्ट्रपति सिर्फ अधिसूचना जारी करता है कि फला फला दिन चुनाव होंगे। आदर्श आचार संहिता को कंडक्ट कराने, लागू कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के पास है, याद रखना कभी भी। दूसरा लिखो, चुनाव चिन्ह को आवंटित करना, चुनाव चिन्ह को आवंटित करना। चुनाव चिन्ह है, कौन सी पार्टी को कौन सा सिंबल मिलेगा, ये कौन देगा, भारत निर्वाचन आयोग देगा, ध्यान रखिएगा। आवंटित करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, शामिल है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कभी प्रश्न करे कि राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा कौन देता है, ठीक है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन चुनाव संपन्न कराने, मतदाता सूची का निर्माण कराना, या इस समय चल रहा है आपका एसआईआर, विशेष गहन पुनरीक्षण इसको बोलते हैं, इसको कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के पास ही है, ध्यान रखिएगा जब भी प्रश्न करेगा। नहीं नहीं, वो करा सकता है। कारण क्या होता है कि मान ले कोई मतदाता की मृत्यु हो गई हो, या मतदाता अवैध ढंग से रहा हो, बाहर का आदमी बन गया हो, तो उस एसआईआर के माध्यम से सही मतदाता की पहचान की जाए। इसीलिए अभी देखा होगा 2003 के बाद जो मतदाता बने हैं उनसे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। 2003 के पहले जो लोग हैं उनसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ फोटो मांगा जा रहा है। फोटो मांगा जा रहा, माता पिता का नाम लिया जा रहा है। फोटो और कोई दो भाई, कोई तो प्रमाण पत्र दोगे, हाई स्कूल पास हो ना, हाई स्कूल प्रमाण पत्र दो। कुछ दोगे कि भाई हम यहां कुछ किए दिए, मतलब बांग्लादेश से आके बस गए हो तो यही तो एसआईआर कर, नहीं एसआईआर भाई देखो, आधार कार्ड कोई बनवा सकता है, आधार कार्ड तो कहीं बनवा लेंगे आप, लेकिन हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या आपका परिवार रजिस्टर में नाम है, आपके माता पिता का नाम है, आप दीजिए, कुछ न कुछ दीजिए ना। हाँ, एक चीज लिखो, 2003 में ही एसआईआर हुआ था। अब 2003 में एसआईआर हुआ, छांटे गए थे। अब 2003 के बाद जो मतदाता बने हैं उनकी पहचान की जा रही है कि क्या वो भारत के ही हैं, कई विदेश से आके जो आधार बनवा के नए मतदाता बन गए। मतदाता तो हमेशा बनते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए अगला नाम आइएगा, अगले पाइए। लिखिए, आदर्श आदर्श आचार संहिता। हाँ लिखिएगा, आदर्श आचार संहिता के लिए 1951 में पहली बार 1951 में पहली बार बनाया गया, कानून बनाया गया, कानून बनाया गया। इसी में प्रावधान है कि चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी कुल वैध मतों का वैध मतों का 1/6 मत पाना जरूरी है। कुल वैध मतों का 1/6 मत पाना जरूरी है।
1/6 या लिख लो 16.66%। मत जरूरी है। यदि वह इतना प्राप्त नहीं कर पाता, इतना मत नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसके द्वारा जो भी जमानत राशि जमा की गई है, उसके द्वारा जमानत राशि जो जमा की गई है, निर्वाचन आयोग जब्त कर लेगा। समझ गए पूरी बात? जैसे भी कोई मान ले लोकसभा का प्रत्याशी खड़ा हुआ, तो उसमें जमानत राशि रखा गया 20,000 कि आप जब नॉमिनेशन करने जाएंगे तो निर्वाचन आयोग जो होगा, आपका डीएम ही जिला निर्वाचन आयोग अधिकारी होता है, वो आपसे 20,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा कराएगा। मान लिया जितना मत पड़ रहा है आपकी लोकसभा में, उस मत का 16.66% या 1/6 मत नहीं पा रहे हैं, तो ये 20,000 रुपए जो आपने जमा किया था सिक्योरिटी मनी, ये भारत निर्वाचन आयोग आपको नहीं लौटाएगा, जब्त कर लेगा, अपने खाते में डलवा, सरकार खाते में डाल देगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये प्लस आता है, ध्यान रखना। वैसे लेने तो कोई जाता नहीं, लेकिन अब है हल्ला हो जाता है, अरे भैया लड़े जमानतें उनकी जब्त हो गई। हाँ, अभी प्रधानी आ रहा है, प्रधानी में भी 2,000 रुपए सिक्योरिटी मनी है, 2,000, और क्या आपको जमा करना पड़ेगा, बैंक वगैरह से नोड्यूज कराना पड़ेगा, कहीं लोन वगैरह नहीं लिया, सब नोड्यूज देना पड़ेगा। मान लो 1/6 मत नहीं पा रहे हैं, तो ये 2,000 रुपए जो जमा किए थे आप, ये राज्य निर्वाचन आयोग जब्त कर देगा। तब अरे कम बढ़ाएगा भाई, समय हो सकता है आपकी बढ़ा दे, जो अभी तक है 2,000 रुपए, तो पूछ देता है चुनाव में कितना % मत पाना जरूरी है, नहीं तो आपका जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाएगी। चलो अब वो बताना तुमको एग्जाम है, हमको नहीं बताया। अगला लिखो, देखो दूसरा चीज लिखो, चुनाव के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसीलिए जो चुनाव चलता है उसके 48 घंटे पहले नियम होता है कि चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाएगा। तीसरा लिखो, यदि कोई व्यक्ति 2 जगह से निर्वाचित हो जाता है, तो 15 दिन के अंदर भारत निर्वाचन आयोग को यह बताना होगा निर्वाचन आयोग को बताना होगा कि वह किस सीट का प्रतिनिधित्व करेगा। किस सीट का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे भी राहुल गांधी थे, सुना होगा, रायबरेली से भी चुने गए, वायनाड से भी चुने गए। अब राहुल गांधी ने 15 दिन के अंदर ये बता दिया कि हम वायनाड सीट छोड़ रहे हैं, रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे। अखिलेश यादव कन्नौज से चुने गए और वो विधानसभा के मेंबर थे वहां करहल से, तो उन्होंने बताया निर्वाचन आयोग को, करहल हम सीट खाली कर रहे हैं, हम कन्नौज का प्रतिनिधित्व करेंगे। मान ले कोई सूचना नहीं दे रहा है, ध्यान रखेगा, तो एक सीट स्वयं रिक्त घोषित कर देगा भारत निर्वाचन आयोग अपने मन से। अब इस तरह आप लिख के दे देंगे इस सीट का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, करेंगे, तो अगले सीट को रिक्त घोषित कर देगा और 6 महीने के अंदर उस सीट का चुनाव करा लिया जाएगा। समझे पूरी कहानी? एक चीज और लिख लो,
जाने दो उसको, वह है तुम्हें लिख लो, लिख लो, यही लिख लो। यदि कोई सांसद या विधायक उस सदन के अध्यक्ष को बिना बताए 60 दिन तक के अध्यक्ष को बिना बताए 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है, सदन में लगातार अनुपस्थित रहता है, तो सदन का अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। सदन का अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। जैसे आप बता दिए, मान लो आप बीमार हैं, भर्ती हैं, आप बता दिए कि अध्यक्ष को हम बीमार हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अरे बाय लेटर भेजिए, फोन से भेजिए, जैसे आपको समझ में आए वैसे दर्ज कराइए भैया कि हमने जो है बीमार हैं, हम विदेश में हैं, फला जगह हैं। अब आप कुछ सूचना नहीं दे रहे हैं, 7 दिन लगातार गायब है, तो आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसे प्रश्न आते हैं, यदि कोई सांसद या विधायक बिना सदन के अध्यक्ष को बताए लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है, तो सदन का अध्यक्ष, मान लो विधानसभा का मेंबर है, विधानसभा अध्यक्ष, मान लो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा का सभापति उसकी सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय ले सकता है। समझ कुछ बात आई तो जी? चलो अगला लिखो। अनुच्छेद 325 में निर्वाचन आयोग धर्म जाति, 325 में निर्वाचन आयोग धर्म जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर मतदाता सूची का निर्माण नहीं करेगा। का निर्माण नहीं करेगा और ना कोई मतदाता सूची का पात्र होगा। न शामिल करेगा, ना सूची में का पात्र होगा, सूची में सम्मिलित किए जाने का पात्र होगा। इसलिए पूछता है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि धर्म जात लिंग के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल करने से रोक लगाई गई है। लिखिए अनुच्छेद 326 से, बार बार एग्जाम पूछ रहा है, लिखिएगा अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित की गई है। मताधिकार की आयु निर्धारित की गई है जो वर्तमान में 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। देखिए पहले 21 वर्ष थी, 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा में 1989 में
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एक्चुअली एग्जाम बार बार पूछता है, लिखिए मताधिकार संवैधानिक, वैधानिक और राजनीतिक अधिकार है। संवैधानिक, वैधानिक और राजनीतिक अधिकार है। संवैधानिक क्यों है? 326 में लिखा गया है कि भारत का जो भी व्यक्ति 21 साल की आयु पूरा कर लेगा, 18 वर्ष पूरा कर लेगा, वो भारत में मताधिकार का अधिकार होगा उसे, बशर्ते उसे निर्वाचन आयोग किसी मामले को लेकर, जैसे अपराध वगैरह किया तो अलग कर सकता है, ध्यान रखेगा, वोटिंग से अलग कर सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया है। लेकिन कभी पूछे मत देने का अधिकार क्या है, संवैधानिक भी है, ध्यान रखेगा, वैधानिक भी है, राजनीतिक भी है, ध्यान रखेगा। ठीक है, हाँ, बार बार एग्जाम पूछता है कि मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संवैधानिक लेख अनुच्छेद 326 में इसका प्रावधान किया गया है कि जो भी भारत में 21 साल पूरा 18 वर्ष पूरा कर चुका है वो मताधिकार का अधिकार रखता है। अगला लिखेगा अनुच्छेद 327 में विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नियम और उपनियम, नियम और उपनियम बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। जैसे लिखेगा, जैसे किसी प्रत्याशी द्वारा लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान या विधान परिषद में चुनाव खर्च कितना रखा जाएगा, चुनाव खर्च कितना रखा जाएगा, चुनाव के प्रचार का समय कितना दिन होगा, चुनाव खर्च कितना रखा जाएगा, चुनाव प्रचार की अवधि क्या होगी, इसका निर्धारण किया जाएगा। समझ के बाद जैसे चुनाव खर्च भी बढ़ाती है संसद कि भाई अगर मान ले कोई लोकसभा का प्रत्याशी लड़ रहा है बड़े राज्यों में तो अधिकतम चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकता है, विधानसभा में कितना पैसा खर्च कर सकता है। कारण क्या होता है, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिलकर अपनी बात रखनी होती है और आपके साथ आपके समर्थक भी टहलते हैं, जिनको खिलाए पिलाएंगे तब घूमेंगे, समोसा चाय कुछ खिलाएंगे, पार्टी कार्यालय बनाएंगे, हैं हैं कुछ खिलाए पिलाए तब रहेंगे, कोई आप साथ रहे प्रत्याशी के साथ। इसीलिए चुनाव के खर्च की सीमा रखी गई है, इतना इतना खर्च करे, उससे ज्यादा खर्च का, और खर्च को निर्वाचन आयोग को बतावे कितना हमने चाय खर्च किया, कितना टेंट पे खर्च किया, कितनी कुर्सी मंगाए थे, मैं भी समय बताता है कि एक समोसा खिला रहे हैं तो इतने ज्यादा रुपए का समोसा नहीं खिला सकते, दर नहीं बता सकते, आप नहीं दिखा सकते। जैसे मैं लिखा था पिछला चुनाव जो हुआ था लोकसभा का कि अधिकतम 8 रुपए तक का समोसा खिलाएंगे, 10 रुपए ज्यादा चाय और पिलाएंगे। हाँ,
अब आप उसमें नहीं लिख सकते कि हमने समोसा खिलाया जो आप 20 रुपए वाला समोसा खिलाया था, नहीं। आप टेंट खर्च कर रहे हैं या टेंट कुर्सी मंगा रहे हैं अपने उसके लिए, कार्यालय के लिए, तो उसका भी दर तय किया जाएगा कितने ज्यादा आप टेंट वाले को नहीं देंगे। इस समय निर्वाचन आयोग ने जो लोकसभा के लिए जो बनाया है, इसमें 74 लाख रुपए है खर्च करने की सीमा। 74 लाख तो कहते थे भाई लोग, वो जमा होता है। अगर नहीं आप जमा करते हैं तो आपकी पार्टी का दर्जा ही निर्वाचन आयोग समाप्त कर देगा। जैसे आपने खर्च नहीं दिया, आप पार्टी चुनाव लड़ी, अब क्या होगा, दर्जा ही समाप्त किया जा सकता है। नहीं, उसमें ज्यादा खर्च भी कर सकते, लेकिन समर्थक लोग जैसे कहे, मान ले आपका कोई सपोर्टर है, आपका बहुत, वो पार्टी के लिए खर्च कर सकता है, लेकिन आप अपने खर्च की सीमा 74 लाख से ज्यादा नहीं रखेंगे। जमा होता है, रसीद जमा होती है। जैसे बिल बनवाएंगे टेंट हाउस वाले से, समोसा वोसा माले खाए थे, वो तो नहीं जमा होता बिल, तो हाँ, लेकिन दिखाते हैं, दिखाएं क्या, हाँ कम बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आप नहीं बनवा सकते कि आपने जो समोसा खिलाया 20 रुपए प्लस समोसा खिलाया, नहीं भाई। निर्वाचन आयोग जो देगा उसी के ग्राउंड में आप उसका रखना पड़ेगा। अगला लिखो, देखो राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा 324 में है, इसमें नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं, लिखो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। दर्जा पहला लिखो, नंबर 1, 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। चार या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। ठीक, दूसरा लिखो, पूरे भारत में चुनाव के दौरान, सॉरी पूरे नहीं, 4 राज्यों में लिखिएगा, 4 राज्यों में चुनाव के दौरान कुल मतों का 6% पार्टी प्राप्त करे। चुनाव में कुल मतों का 6% मत प्राप्त करे, या चारों राज्यों में विधानसभा की कम से कम 10 सीटें करावे। अब एक राज्य में नहीं कि 10 सीट आप जीत ले राष्ट्रीय पार्टी मिल जाएगा, कम से कम विधानसभा की 10 सीटें जीत करावे, या लोकसभा में चारों राज्यों में कम से कम 6 सीटें जीते। लोकसभा में चारों राज्यों में मिलाकर 6 सीटें लोकसभा की जीत करावे। अब जैसे क्या है, सपा 37 सीट जीती, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कारण क्या है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीती है। अब ऐसा प्रदर्शन 4 राज्यों में होना चाहिए, समझिए, मालिक एमपी जीतती, हरियाणा जीतती, 2 सीट जीती, ऐसे जीतती तो भारत निर्वाचन आयोग के पास जाते, तो इनको क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता। लेकिन सपा क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है तो इनके पास 37 लोकसभा की सीट है, लेकिन ये राज्य स्तर की पार्टी है, नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी का 2-3 फायदे होते हैं। एक होता है, उसे दिल्ली में कार्यालय खोलने की अनुमति मिलेगी, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ऑफिस देगा। दूसरी चीज, जो नेशनल टीवी है उस पर इन्हें प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी। तीसरा है कि निर्वाचन आयोग अगर कोई सुधार कर रहा है तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी के लोगों को ही बुलाएगा, नेशनल पार्टी को। कोई सुझाव है?
तो लोग जाएंगे, अपना सुझाव देंगे, अगर बैठक कर रहा है तो उसमें बुलाएंगे। ये सब फायदे होते हैं। और राष्ट्रीय पार्टी का चौथा फायदा है, उसका सिंबल वो भारत में कहीं भी लड़ेगी वही सिंबल होगा, सिंबल नहीं बदलेगा। जैसे बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, अगर वो चुनाव किसी राज्य में लड़े, जैसे अभी चुनाव होना है पश्चिम बंगाल या केरल में होना है, बसपा लड़ेगी तो हाथी से चुनाव चिन्ह मिलेगा। मान ले समाजवादी पार्टी वाले हैं अखिलेश यादव, ये चाहेंगे कि इनको चुनाव चिन्ह तमिलनाडु में मिले, साइकिल नहीं मिलेगा। हो सकता है वहां कोई क्षेत्रीय पार्टी चुनाव चिन्ह हो, इनको नहीं मिलेगा। नेशनल पार्टी के यही फायदे हैं, ध्यान रखिएगा। समझ पूरी बात? हाँ, देखिए इस समय 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहला नाम लिखिए, कांग्रेस। दूसरा भाजपा। तीसरा बहुजन समाज पार्टी। चौथा लिखिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। पांचवा लिखिए, मार्क्सवादी के हैं वो, क्या नाम, एबी वर्धन है। हाँ, जैसे इसमें हंसिया हथौड़ा वाला होता है। छठा लिखिए नागालैंड पीपुल्स पार्टी। पांचवा नागालैंड पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। और छठा लिखिए आम आदमी पार्टी। लेटेस्ट जिसको मिला है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अभी भी है। शिवसेना ना सब खत्म हो गई। इसमें तृणमूल कांग्रेस भी थी बीच में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, सब हटा दिए गए क्योंकि इनका प्रदर्शन 4 राज्यों में नहीं है। बसपा वोट पा रही है ना, वोट तो पा ही रही राज्यों में। जो 6% ज्यादा मत 4 राज्यों में चाहिए, वोट पा ही रही है। इसी वजह उसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं छीना गया। भाई जो 6 पहला कंडीशन लिखा है ना कि चारों राज्यों में 6% से अधिक मत प्राप्त करें, वो मध्य प्रदेश में भी प्राप्त करती है, उत्तराखंड में भी प्राप्त करती है, उत्तर प्रदेश में पाती है, तो पहला कंडीशन तो पूरा कर रही हो। भले सीटें नहीं आ रही उनकी, वो या लिखा है, जो आप देखें 10 सीटें प्राप्त करे, ये या एक कंडीशन पूरा होना है, 2 कंडीशन से पूरा होना चाहिए। 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी दर्जा वो पूरा करती है, चुनाव में 6% मत पाती है, पूरा करती है, सीट भले जीते, लेकिन वो जो है राष्ट्रीय पार्टी है। अब भले वोट खराब करे, आपके अनुसार वोट खराब करती है ना। देखो अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है या रोक लगाई गई है। निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को पर रोक लगाई गई है। रोक लगाई गई है बशर्ते उसमें धांधली की या भ्रष्टाचार की शिकायत न हो। या भ्रष्टाचार की शिकायत न हो। अगर ऐसी शिकायत है तो जो है आपका न्यायालय इसकी सुनवाई कर सकता है, बशर्ते अगर इस तरह का मामला तो कहेगा निर्वाचन आयोग से आप इसको सुलझाएं। जैसे भी आपने सुना होगा कई मामले हुए, एक पंचायत का चुनाव था, सुप्रीम कोर्ट ने सुना,
गांव प्रधान हार गया था हरियाणा का, अब मेयर का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। समझ गए? तो वैसे भी निर्वाचन आयोग ऐसे मामले में कम सुनवाई करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए रोक लगाने की बात की। अगला लिखेगा भाग 16, लिखिए विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, इससे बहुत प्रसाद कला रहा, ध्यान रखिएगा। लिखिए अनुच्छेद 330 से 342 तक, तक लिखिए अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण देखिए जिसमें 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। 47 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। 84 सीटें एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और 47 सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यही मैं बोल रहा हूं। एससी एसटी समझ गए ना? एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति। ले लो, एससी के लिए सबसे अधिक आरक्षित उत्तर प्रदेश 17, एससी के लिए सबसे अधिक आरक्षित लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश 17, और एसटी के लिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, एसटी के लिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6 सीटें आरक्षित हैं। छह सीटें आरक्षित हैं। अगला लिखो अनुच्छेद 331, लिखे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत राष्ट्रपति करेगा। यदि आवश्यकता महसूस हो लिखो जिसको 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
अब मनोनीत नहीं होते, ध्यान रखिएगा। समझ गए बात? मनोनीत करना रोक लगा दिया गया। निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत होते। एंग्लो इंडियन समझते हो? हम्म। जैसे जो अंग्रेज भारतीयों से विवाह कर लिए, जो उनकी संतानें पैदा हुई, उनको एंग्लो इंडियन कहा गया। जैसे मान ले कोई अंग्रेज पुरुष ने भारतीय महिला से विवाह कर लिया था, अब उनसे जो संतान पैदा होगी उसको एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। या कि कोई अंग्रेज महिला ने भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया था, तो उससे जो संतान पैदा होगी उसको एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। अगर उनका संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति, इसमें लिखा था कि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत लोकसभा में कर सकता था। अब इसको पूछेगा कि संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया, तो बताएगा 104 संविधान संशोधन 2019। कहानी समझ गए पूरी कि नहीं? चलो अगला आओ। देखो अनुच्छेद 332 विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण, एससी और एसटी के लिए आरक्षण, लेकिन राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी के लिए विधानसभा की बात हो रही है, दिमाग कहां चला गया है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सर्वाधिक 117 सीट एससी के लिए आरक्षित है। 117 सीट एससी के लिए आरक्षित है। और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 46 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। 46 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। यहां विधानसभा की बात हो रही, लोकसभा की नहीं, ध्यान रखना। अगर पूछेगा कभी कि राज्यों में एससी और एसटी के लिए सीटें जो विधानसभा की आरक्षित बनाई गई हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई गई हैं? 332 याद रखना। लोकसभा के लिए आरक्षित सीट 330 में है। 331 में था एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में बात की गई थी, जिसको 104 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। कहानी समझ में आ रही कि नहीं? अगला लिखो अनुच्छेद 333। सर से ऊपर जाए आप सर से बाहर। 333 लिखे राज्यों में राज्यपाल यदि जरूरत समझे तो एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को, एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकता था। समुदाय को विधानसभा में मनोनीत कर सकता था। सकता था, याद रखना, कोई जरूरी नहीं है।
लिखो 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा इस पर भी रोक लगा दी गई। 2019 अभी तो लिखे 104। अब लोकसभा में और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत होने की